हेलो एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु है और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है द थीफ स्टोरी, रिटन बाय नन अदर देन मिस्टर रस्किन बॉन्ड। तो कहानी कुछ इस तरह है। मेरी उम्र तकरीबन 15 वर्ष की रही होगी और अभी भी मैं अपना गुजारा चोरी कर कर करता था। और मेरे हाथ की सफाई के तो क्या ही कहने हैं। किस मुर्गी को कैसे पकड़ना है और कैसे हलाल करना है मुझे सब आता था। रोमी की उम्र उस समय तकरीबन 25 वर्ष की थी और मैंने उसे पहली बार कुश्ती का मैच देखते हुए देखा। मैं दबे पांव उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसे मक्खन लगाते हुए बोला, सेठ आप तो खुद पहलवान लगते हैं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम भी तो पहलवान लगते हो मेरे दोस्त। इस पर मैं मुस्कुरा दी और बोला, हाँ मैं करता था पहले कुश्ती। वो हंसने लगा। कुछ देर बाद जब कुश्ती का मैच खत्म हुआ, उसने अपने कुछ कागज़ बटोरे और अपने घर की तरफ चल दिया। मैं दबे पांव उसका पीछा करने लगा। उसने मुझे देख लिया था। वो फिर मुस्कुराया और मेरा नाम पूछा। मैंने एक झटके में बोला, जी मेरा नाम हरी सिंह है। सच्चाई तो ये थी, मेरे प्रोफेशन में किसी का कोई नाम नहीं होता था और हर महीने मेरा नाम बदला जाता था। ऐसा क्यों है यह आप भली बात ही जानते हैं। सेठ मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने उसको बोला। इस पर वो हंस दिया। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता दोस्त। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो, मैंने पूछा। क्या तुम खाना बना सकते हो, उसने मुझसे पूछा। मैंने हाँ में सच हिला दिया। परंतु सच्चाई तो ये थी, मुझे चूल्हे पर पानी चढ़ाना भी ठीक से नहीं आता था। वो मुझे अपने घर ले गया और मुझे बालकनी में सोने के लिए बोला और रात का खाना मैंने बनाया था। वो खाना कैसा बना होगा इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने वो खाना रोमी को एक कुत्ते को डालते हुए देखा। उसी रात उसने मुझे ऑमलेट बनाना भी सिखाया। उसने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया और ये भी सिखाया कि वाक्य कैसे लिखे जाते हैं। मैं सीख रहा था अभी। मैं खुश था कि मैं वाक्य लिखना सीख जाऊंगा। पूरे पूरे सेंटेंस में खुद लिख पाऊंगा, पढ़े लिखे लोगों की तरह। मगर जिस मकसद के लिए मैं आया था उसके घर में, वो मकसद कहीं दूरों तक पूरा नहीं हो रहा था। मेरा रूटीन कुछ ऐसा ही था। मतलब सुबह मैं उठता था, हम दोनों चाय पीते थे, मैं बाज़ार की तरफ निकल जाता था, कुछ राशन लाता था, दो चार रुपए बीच में खुद मारता था। और इस बात का रोमी को अंदाज़ा भी था, मगर वो कभी कुछ नहीं बोला। अब उसके लिए पैसे ऐसे थे, मतलब आते थे तो वो दोस्तों के साथ उड़ा देता था। कभी माहौल यूँ होता था कि दोस्तों को उधार देता फिरता था, तो कभी ऐसा होता था कि दोस्तों से ही उधार लेता फिरता था। वो लिखता था, दिल्ली और बम्बई की कुछ मैगज़ीन के लिए वो लिखता था। तो एक दिन मौका लगा, बारिश का दिन था। एक हाथ में छाता लिए और दूसरे हाथ में एक सफ़ेद लिफाफा दबोचे वो घर में आया। मैं समझ गया कि आज कुछ पैसे आए हैं। उसने अपने पलंग के गद्दे के नीचे वो लिफाफा रख दिया। मौका अच्छा था। मैं उसके सोने का इंतज़ार करने लगा और ये प्लान बनाने लगा कि 10:30 बजे की लखनऊ जाने वाली ट्रेन में मैं चढ़ जाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। रात हुई, रोमी सो गया। मैं दबे पांव उसके कमरे में गया। चांद की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने धीरे से लिफाफा निकालने की कोशिश करी, मगर वो कुछ हिला और मैं रुक गया। मैंने तब तक वो लिफाफा नहीं निकाला जब तक मुझे पूरा यकीन ना हो जाए कि रोमी सो चुका है। मैंने वो लिफाफा अपनी शर्ट के अंदर की पॉकेट में डाला और भागने लगा स्टेशन की तरफ। टिकट काउंटर की तरफ मैं नहीं गया, क्योंकि ज़िंदगी में आज तक तो कभी मैंने टिकट खरीदी नहीं।
जब मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो लखनऊ जाने वाली ट्रेन जा रही थी। वो ऐसी गति में थी कि मैं आराम से दौड़कर उसे पकड़ सकता था, पर मेरे पाँव जैसे ज़मीन की तरफ जकड़ गए हों, चिपक गए हों। मैं रुक गया। ट्रेन चली गई और उस अंधेरे प्लेटफॉर्म पे मैं अकेला ही खड़ा था। मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है। कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिसके घर रात बिता सकूं। किसी होटल में रात बिताना खतरे से खाली नहीं था। एक ही आदमी को मैं जानता था और मैं अभी अभी उसके घर से चोरी कर कर आ रहा था। मैंने बाजार की तरफ जाना ठीक समझा और स्टेशन से निकल गया। जाते जाते जो ख्याल मुझे डिस्टर्ब कर रहा था वो यही था कि मैं कहीं कुछ खो तो नहीं रहा। अब चोरी की कुछ उसूल होते हैं, कुछ तरह से चोरी की जाती है। एक चोरी तो करी जाती है एक लालची इंसान के घर, और उसको पता है कैसा लगता है, जैसे वो लूट गया। एक चोरी करी जाती है एक अमीर इंसान के घर, जिसे कुछ अजीब सा ही लगता है, जैसे कुछ खो गया हो। मगर रोमी को मुझे पता नहीं था कैसे लग रहा होगा। वो एक तरह से टूट जाएगा, उसे बहुत ही बुरा लगेगा। ठंड बढ़ रही थी, हल्की बारिश भी थी। मैं क्लॉक टावर की तरफ पहुंच रहा था। वहां पे कुछ भिखारी, कुछ आवारा लोग और कुछ चरसी कंबल ओढ़े इधर उधर सो रहे थे। मैं वहां चुपचाप बैठ गया। वो लिफाफे को मैंने कस के दबोचा हुआ था। नोट थोड़े से भीग गए थे और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मैं अभी रूमी के घर होता तो सुबह वही आराम से चाय पीता और वो मुझे कुछ 5-10 रुपए सिनेमा देखने के लिए एक बख्शीश के तौर पर दे देता। सब कितना अच्छा चलता। सच्चाई तो ये थी कि चोरी करने के जोश में मैंने क्या क्या खो दिया था, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने खोई थी वो ये थी कि मैं अब वाक्य लिखना शायद नहीं सीख पाऊंगा। अगर मैं रूमी के घर होता तो मुझे पूरा पूरा वाक्य लिखना सिखाता। मैं पढ़ सकता था, मैं लिख सकता था, मैं एक कामयाब व्यक्ति बन सकता था। और इन 700 रुपये जो 50 के 14 कड़क नोट मेरे हाथ में थे, उसे तो कई ज़्यादा कमा सकता था। कुछ खाली सा महसूस हो रहा था। नहीं पता था रात कहाँ बितानी है। मैंने मन ही मन में एक निर्णय लिया और मैं भागता हुआ फिर रोमी के घर चला गया। अब साहब, चोरी करना जितना मुश्किल होता है ना, उस चोरी को ठीक करना उससे कई ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे लिए भी वो नोट वापस उसी जगह पर रखना मुश्किल था, मगर मैंने फिर भी वो हल्के भीगे हुए नोटों को उन गद्दों के नीचे टिका दिया और मैं चुपचाप बालकनी में आकर सो गया। अगली सुबह मैं कुछ लेट उठा था। रूमी चाय बना चुका था और शायद मेरे उठने का वेट कर रहा था। मेरे उठते ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, मुझे 50 का एक गीला, एक नम नोट दिया। मैंने जैसे ही उस नोट को छुआ, वो अभी तक सचमुच गीला था और इस बात का मुझे एहसास हो गया था कि रूमी शायद सब कुछ समझ चुका है। वो मुझे बोला, रात को मेरे पब्लिशर ने कुछ पैसे दिए हैं दोस्त, अब मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा। वह मुस्कुराया और मैं भी मुस्कुरा दिया। और वो उस मुस्कुराहट के पीछे ना सिर्फ एक सैलरी मिलने की खुशी नहीं थी, एक अजीब सी फीलिंग थी कि उसे सब कुछ पता है। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और फिर उसने बोला, आज हम वाक्य लिखना सीखेंगे।
थैंक यू।